विद्यार्थियों, आज हम लोग सामाजिक विचारक जो आपका सेकंड पेपर है उसके दो थिंकर्स के मेन टॉपिक्स को हम कर चुके हैं, जो कि ऑगस्ट कॉम्ट और कार्ल मार्क्स। इन दोनों थिंकर्स के सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज हम जो सबसे फेमस थिंकर है दुर्खीम, जिसको कि आम तौर पर सभी लोग थिंकर्स के रूप में थॉट के पेपर में इसका नाम लंबे समय से सदियां बीत गई, लेकिन दुर्खाइम की थ्योरी, चाहे वो कोई भी थ्योरी हो इनकी, वो सब आज तक भी प्रचलित है और लोग बाग उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स के बिना, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बिना, चाहे उनकी एलियनेशन की थ्योरी हो या डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म की थ्योरी हो, वैसे ही दुर्खीम की कोई भी रचना आज तक भी लोग उसको मानते हैं और उनको कोट करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दुर्खीम की कौन कौन सी थ्योरीज़ को, 4 थ्योरीज़ को हम इस पेपर में पढ़ेंगे। तो पहला जो दुर्खीम का सिद्धांत है वो है थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। ये भी दुर्खीम का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर करती है उनकी बाकी सारी थ्योरीज़ की सामाजिक तथ्य किसको बोलेंगे। दूसरा उनका जो थ्योरी है वो है दी सुसाइड, आत्महत्या का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत जो है वो आज के समय तक भी, आज के कंटेम्प्रेरी समय तक भी दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज भी इसको माना जाता है कि आत्महत्या व्यक्तिगत प्रघटना नहीं बल्कि एक सोशल फैक्ट है और व्यक्ति प्रेशराइज होकर, समाज उसको प्रेशराइज करता है आत्महत्या करने के लिए। तो ये सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में विचार करेंगे। और तीसरी थ्योरी जो दुर्खीम की हम पढ़ेंगे वो है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये सब इनकी पुस्तकें हैं जिनको उन्होंने उस समय लिखा और इनके ऊपर अनगिनत ग्रंथ और इनके ऊपर अनगिनत एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं। ये है धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। यूँ तो हर थिंकर ने इसके धर्म के ऊपर लिखा है, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे वो मैक्स वेबर हो। तो लेकिन धर्म की आरंभिक अवस्था, धर्म का जन्म कैसे हुआ, ये दुर्खाइम ने अपने टोटम के सिद्धांत के द्वारा बताया था। तो ये थ्योरी, इनकी 3 थ्योरीज मैंने आपको बताई, जिनको कि इनकी पुस्तकें हैं, ओरिजिनल बुक्स है, जिनको बाद में अनुवाद कर करके उसके ऊपर रचनाएं करी गई हैं। आज जिस मेन थ्योरी को हम पढ़ेंगे वो उनकी PhD भी उन्होंने उसी टॉपिक के ऊपर की है और ये भी बहुत प्रमुख सिद्धांत है। इसको बोलते हैं दी डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन का सिद्धांत, ये भी ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कि अपने को पता नहीं हो। श्रम का विभाजन, दुर्खाइम ने उसको किस प्रकार एक्सप्लेन किया है वो एक अलग बात आती है, लेकिन कार्यों का बंटवारा, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्यों का बंटवारा। अब कार्यों के बंटवारे के बिना क्या कोई भी कार्य हो सकता है? किसी भी कार्य को कंप्लीट करना हो तो अगर हम हैफेजर्ड वे में इधर भी उठाया उधर भी उठाया, इधर से लिया उधर से लिया, तो क्या कोई भी कार्य कंप्लीशन की अवस्था पर जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर किसी भी कार्य को उसका अच्छा रिजल्ट लेना है तो हमको क्या करना होगा कि हम कार्यों को अलग अलग रूप से बांट देंगे। जब बांट दिया जाता है कार्य, एक व्यक्ति को दूसरा, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे अगर हम किसी भी कार्य को बांट देते हैं तो हर व्यक्ति उस कार्य को परफेक्शन के साथ करता है और जब वो कार्य परफेक्शन के साथ किया जाएगा तो वो अच्छे रिजल्ट को लेकर आएगा। तो इसलिए अगर जब कभी भी सृष्टि का प्रारंभ हुआ और जब कभी भी कार्यों के बंटवारे की स्थिति आई होगी तो कार्यों का बंटवारा किस रूप में हुआ होगा? सबसे पहले कार्यों का बंटवारे के लिए जो आमतौर पर कहा जाता है वो स्त्री और पुरुष के रूप में
इसको सेक्स के आधार पर बांटा गया, स्त्री और पुरुष के रूप में कार्यों का बंटवारा हुआ। स्त्री के साथ घरेलू कार्य जोड़ दिए गए और पुरुष के साथ बाहर के कार्य जोड़ दिए गए। इस आधार पर शुरुआत में कार्यों का बंटवारा हुआ और आगे तक आज तक भी मैक्सिमम रूप से इसी प्रकार की व्यवस्था समाज में बनी हुई है। तो ये जो कार्यों का बंटवारा है, इस कार्यों के बंटवारे के कारण ही को एक और नया कंसेप्ट उदय होता है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे विशेषीकरण। तो विशेषीकरण का जो सिद्धांत है वो इसी डिवीज़न ऑफ लेबर के बाद की स्थिति है। उसमें अब जब व्यक्ति रिपीटेडली एक कार्य को बार बार करता है तो उस कार्य में उसका परफेक्शन हो जाता है, और जब वो परफेक्शन होकर दक्ष हो जाता है तब समाज में विकास या विकसित अवस्था में समाज जाता है। तो अगर समाज में, लेकिन उससे पहले कार्यों का व्यवस्थित बंटवारा होना तो ज़रूरी है। तो इसलिए श्रम विभाजन की अगली अवस्था विशेषीकरण आती है। और जैसे अगर हम आधुनिक समाज में देखें तो आज जो पुराना समाज था, जो उस समाज में तो सभी लोग सारे कार्यों को एक साथ करते थे, तो हर जने को, चाहे वो घरेलू कार्य हो या खेती का कार्य हो या इवन मकान बनाने का कार्य हो, प्लम्बर का कार्य हो, इलेक्ट्रिसिटी का कार्य हो, हर व्यक्ति छोटा छोटा थोड़े से रूप में उस कार्य को जानता था। तो व्यक्ति का स्पेशलाइजेशन नहीं था, विशेषीकरण नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा और समाज में दक्ष लोगों की आवश्यकता महसूस होने लगी, तब आप ये देखेंगे कि जैसे हम आप लोग भी विषय चुनते हैं, तो जैसे अपन 10th तक सारे विषय पढ़ते हैं तो बेसिक हमें फिजिक्स भी पता है, केमिस्ट्री भी पता है, संस्कृत भी पता है, इकोनॉमिक्स भी पता है, लेकिन आगे जाकर उसको ईवीएस के रूप में या एसएसटी के रूप में उसको बांधते हैं, फिर स्ट्रीम चेंज करते हैं आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, और उसके बाद जब हम स्ट्रीम में भी हम आगे और स्पेशलाइजेशन करते हैं जब हम पीजी करते हैं, और पीजी करने के बाद उसका और स्पेशलाइजेशन होता है जब हम किसी चीज़ के ऊपर पीएचडी करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक व्यक्ति उस कॉन्सेंट्रेट हो गया किसी एक चीज़ के ऊपर, अब उस चीज़ के बारे में उसको पूरी दक्षता होनी चाहिए। तो ये विशेषीकरण का सिद्धांत जो कि श्रम विभाजन की ही एक स्वरूप है। तो श्रम विभाजन जो सबसे पहले स्त्री और पुरुष के रूप में हुआ, इन्होंने जो डिवीज़न ऑफ लेबर, दुर्कीम का जो हमारा श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है, इसको इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। और ये भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो मतलब पीएचडी था वो भी इसी के ऊपर है, और रेमंड एरन ने इसके ऊपर जो है काफ़ी बाद में क्रिटिक भी और आलोचना के रूप में भी कुछ कुछ लिखा है। तो इनकी पुस्तक को उन्होंने कई खंडों में बांटा। तो जो पहला खंड है उनका, उसमें उन्होंने क्या किया, फंक्शंस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, इसी के ऊपर हम आज का टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो जो फंक्शंस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर और जो फंक्शंस के ऊपर मेन आज का चर्चा रहेगी। बाद में इन्होंने उसकी जो दूसरे खंड में उन्होंने इसके डिसफंक्शंस भी लिखे हैं, डिसफंक्शंस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। और तो जो डिसफंक्शंस क्या हुए भाई, सब फंक्शंस तो हुए जो कि प्रकार्यात्मकता को, जो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट है, जो कि समाज को सॉलिडेरिटी की ओर ले जाता है। और लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि समाज में हर चीज़ समय जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से ही होंगी, तो कुछ ना कुछ डिसफंक्शंस भी तो होंगे श्रम विभाजन के, या अकार्य भी होंगे जो कि प्रकार्य के साथ साथ अकार्य भी जुड़े हुए रहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने तीसरे खंड में इन्होंने कॉजेज बताए हैं, कॉजेज और कंडीशंस बताई हैं। कंडीशंस बताई हैं कि कैसी दशाएं होंगी और किस प्रकार का कारण रहे होंगे, जो कि जो श्रम विभाजन के कौन से कारण और कौन सी दशाएं प्रमुख हैं। तो ये पुस्तक उनकी बहुत फेमस पुस्तक है और पुस्तक को उन्होंने इस रूप में बांटा है। तो जो इसका प्रकार्यात्मक रूप है पुस्तक का, जो पहला जो इनका दुर्कीम का जो श्रम विभाजन के सिद्धांत का जो प्रकार्यात्मक पक्ष है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो दुर्कीम ने उसका प्रकार्यात्मक पक्ष किसके ऊपर, गति के ऊपर, मोशन,
दुर्खीम जो है वो किसी भी चीज़ को उन्होंने कहा कि जो प्रकार्यात्मक पक्ष जो है उसका, उसी के ऊपर ही बेस्ड है। हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो उसकी गति, उसका जो मोशन वाला स्वरूप है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा उन्होंने किस चीज़ को करा, उन्होंने कहा रोल क्या होगा, तो उसकी भूमिका, इसमें जो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट है, प्रकार्यात्मक पक्ष है डिवीजन ऑफ लेबर का, वो किसके ऊपर बेस करता है, गति के ऊपर और भूमिका के ऊपर। जब गति और भूमिका दोनों अपना अपना रोल सही प्रकार से प्ले करेगी तो समाज में क्या कायम होगा, एकता। समाज में क्या कायम होगी, सॉलिडेरिटी, जो कि उन्होंने उनका जो बेस, जो आगे का जो इसी टॉपिक के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, एकता। तो दुर्खीम ये चाहते थे कि समाज में किस प्रकार एकता कायम रहे। उन्होंने समाज का, इसीलिए उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि समाज में किस प्रकार से सभ्यता का विकास हुआ या किस प्रकार से समाज में उन्नति हो, उन चीज़ों, उन्होंने कहा किस चीज़ को, जो हमारा फंक्शनल एस्पेक्ट जो है वो हमारा किस चीज़ की खोज करता है, वो किसकी खोज करेगा, एकता की खोज करेगा, सुखों की खोज करेगा। उन्होंने इस चीज़ को बार बार कोट किया कि सुखों की खोज करनी है और समाज में एकता कायम रहे, समाज में आपस में यूनिफॉर्मिटी हो, समाज में किसी भी प्रकार का विशृंखल ना आए। और इसीलिए उन्होंने जो अपना सभ्यता को भी उन्होंने जो आगे बढ़ाने की भी कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार समाज में जो चीज़ उन्होंने कहा कि अगर सपोज कलात्मक जो उसकी क्रिएटिविटी वाला पक्ष था, उन्होंने कहा इस कलात्मक पक्ष से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर सभ्यता का विकास की अगर अपन बात करते हैं तो उन्होंने कहा ना तो मुझे भौतिक पक्ष से मतलब है, भौतिकता का भी उन्होंने कहा विरोध किया। उन्होंने कहा मेरे को भौतिक सुखों और इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो मोशन की बात करता हूँ और व्यक्ति उस मोशन से किस प्रकार से अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आता है, उसके भूमिका के निर्वाह के ऊपर आता है। मैं तो उसका उस परिणाम के ऊपर बल देता हूँ, उस गति के ऊपर बल देता हूँ, उससे कितने सुखों की प्राप्ति और कितना समाज को लाभ मिला उस चीज़ के ऊपर है। तो उन्होंने कहा भौतिक सुख बढ़े कोई बात नहीं, कलात्मकता हो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो है उन्होंने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बल दिया, वैज्ञानिक सोच के ऊपर, जो साइंटिफिक सोच है उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा बल दिया कि अगर विज्ञान बढ़ता है, अगर आविष्कार होते हैं या विज्ञान की सोच बढ़ती है तो उससे समाज का विकास होगा। अल्टीमेटली तो समाज के विकास की ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा समाज का विकास होगा। तो इसीलिए दुर्खीम का जो डिवीज़न ऑफ लेबर का जो सिद्धांत को हम पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि किस प्रकार से समाज में सॉलिडेरिटी की बात ही जो हम कर रहे हैं वो समाज में विकास कैसे होगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात है नैतिकता का बढ़ना, जो नैतिकता का बढ़ना और समाज में एकता का कायम होना। अब समाज में एकता जो कैसे कायम हो, तो उसके लिए उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है कि समाज में सब लोग एक जैसे हों। अगर समाज में सारे लोग एक जैसे होंगे तो कौन सी एकता आएगी, वो आपकी आएगी जो मशीनरी वाली, जो यांत्रिक एकता आएगी, जो मैकेनिज्म होगा उसमें सब एक जैसा होगा। विकास किस स्थिति में होता है, जबकि समाज में एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर हम फ्रेंड्स को भी चूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स को जब चूज़ करेंगे तब हमको अगर एक फ्रेंड के अंदर एक गुण है, सपोज़ एक फ्रेंड के अंदर एक गुण है और दूसरे के अंदर दूसरा गुण है, तो जो पहला वाला फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड से बोरो करेगा और दूसरा फ्रेंड जो है वो पहले फ्रेंड से बोरो करेगा और दोनों मिलकर किसी एक सोच को आगे बढ़ाएंगे। अगर सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे तो समाज का विकास एक यंत्रवत होगा और यंत्रवत अगर विकास होगा तो वो समाज को सक्सेस की तरफ नहीं ले जाएगा। तो ये दुर्खीम ने अपने इस सिद्धांत के द्वारा कोशिश ये की कि समाज में विभिन्नताएं भी हों और विभिन्नताओं के तहत ही तो समाज में व्यक्ति के आगे उसके अंदर किसी और नए चीज़ को जानने की जिज्ञासा होगी और जब जिज्ञासा होगी तभी तो वो आगे और खोज करेगा। अगर सारी चीज़ें सबको एक जैसी मिलने लग जाएंगी तो समाज में आगे की ओर विकसित वाली अवस्था नहीं आएगी।
तो इसलिए उन्होंने समाज में उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली गोल क्या है, नैतिकता को कायम करना, भौतिकता की ओर वो बहुत ज़्यादा उनका रुझान नहीं था, और एक सॉलिडेरिटी का समाज में होना। अब समाज में सॉलिडेरिटी कैसे हो, समाज में सॉलिडेरिटी करने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया, कानून का। अब उन्होंने कहा कानून कैसा होना चाहिए, कानून किस प्रकार का कानून होना चाहिए, तो और कैसा समाज में, क्योंकि अगर सबको खुला छोड़ दिया जाएगा तो समाज का विकास नहीं होगा, तो किसी न किसी रूप में तो समाज का विकास करना ही है। तो उन्होंने कहा कि समाज में कानून का बना रहना ज़रूरी है, और समाज में कानून का बना रहने के लिए ताकि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा डर और भय की भावना भी आए। जब डर होगा और एक नियमों की व्यवस्था भी हो, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कानून कौन सा, तो सबसे पहला उन्होंने कौन सा कानून की बात करी है, रिप्रेसिव कानून। रिप्रेसिव लॉ कौन सा होता है, दमनकारी कानून। जो दमनकारी कानून है, जो दमनकारी कानून मीन्स कि जो कि डराता है, जो इसके अंदर हमारा पीनल लॉ आता है, जो व्यक्ति को डराएगा, जो कि जैसे हत्या के लिए या दंड के लिए, जैसे होता है ना कि अपने को अगर अपन ने हेलमेट नहीं पहना या सीट बेल्ट नहीं लगाया, या अगर हमें 302 इसको अपन को इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, डरना है चीज़ों से, तो अगर ये डर, ये चीज़ की बात नहीं आएगी तो समाज में इस दमनकारी कानून का होना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए जो पहली तो इन्होंने कहा कि ये वाला जो पेनल लॉ है ये वाला होना चाहिए, जिससे कि दंड की व्यवस्था सही रहे। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज्ड लॉ कौन सा होगा, जो व्याप्त कानून है। जो व्याप्त कानून किसको बोलेंगे, जो कि एक समाज में सॉलिडेरिटी को लाता है, समाज में नैतिकता को लाता है, समाज में एक सोच को डेवलप करता है। तो जब एक सोच डेवलप होगी, उधर तो पेनल लॉ के द्वारा हम डरते हैं, जो एक समाज की सुदृढ़ता के लिए ज़रूरी है, हर समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये जो दमनकारी कानून के तहत ये दोनों कानूनों का साथ में चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो ना तो व्यक्ति डरेगा, तो ना तो किसी को हत्या करने से डरेगा, ना उसको ये पता है कि अगर मैंने दहेज के लिए किसी को तंग किया, तो ये सब चीज़ें व्यक्ति के दिमाग में चलनी चाहिए भी, और चलने के लिए इस प्रकार का और डिफ्यूज्ड कानून में क्या होगा कि व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं एक समाज की नैतिकता का एक दायरा है, उस दायरे में रहकर ही मुझको व्यवहार करना है, अगर मैंने उससे अलग व्यवहार किया तो समाज जो है वो मुझको नैतिक रूप से, एक धार्मिक रूप से, रूढ़िगत रूप से मेरे को बुरा समझेगा। तो व्यक्ति को दोनों ही तो स्थितियों में अपने को मजबूत करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को ये नैतिकता और समाज इन सब से वो दूर रहना चाहता हो। तो इसलिए उन्होंने ये वाला कानून बताया। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने दूसरा जो कानून बताया वो है, ये तो आपका रिप्रेसिव लॉ आ रहा, ये है रेस्टिट्यूटिव लॉ। ये वाला जो प्रतिहारी कानून, जो प्रतिहारी कानून है, ये भी वो दमनकारी कानून जो था, ये कुछ रिफ्यूज लॉ की तरह ही है। जो प्रतिहारी कानून है, रेस्टिट्यूटिव लॉ है, ये वाला कानून समाज में एक सोच को, एक संरचना को, एक पूरी वातावरण को तैयार करता है, जिसके तहत हमारे समाज के सारे लॉ और जिसके तहत हमारे समाज के सारे नैतिक नियम बनाए जाते हैं। तो हमने इस प्रकार से अपन ने आज श्रम विभाजन का, दुर्खीम के सिद्धांत का एक स्वरूप देखा है। आज हमने सिर्फ उसके एक स्वरूप को देखा है। इन दोनों जो आपके रिप्रेसिव लॉ और रेस्टिट्यूटिव लॉ के तहत कौन कौन सी एकता डेवलप होगी, कौन कौन सी इससे पहले वाले से, दमनकारी कानून से जो एकता डेवलप होगी वो है यांत्रिक एकता, और जो दूसरा वाला कानून है जो रेस्टिट्यूटिव लॉ है, उससे जो हमारे अंदर सॉलिडेरिटी डेवलप होगी वो होगी सावयवी एकता। तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी तक के लिए आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है, कार्यों का बंटवारा, और कार्यों का बंटवारा किस प्रकार से कानून के साथ रहकर हो,
और कानून के दायरे में हो, ताकि एक सोसाइटी को एक ऐसी व्यवस्था मिले जिसमें कि उसका डेवलपमेंट हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, साथ साथ नैतिक और भौतिक रूप भी साथ साथ चले। थैंक यू।